जय हिंद सभी को बेटा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये जो सिद्धांत है ना नौकरशाही का, इसके ऊपर हालांकि चर्चा करने वाला हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो बेवर का जो बेवर की जो ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी है ना, ये एक जगह काम नहीं करती। मतलब जब आप पूरी इकोनॉमी ये देखोगे यहाँ पर पूरा सेक्शन नौकरशाही वाला, इस पूरे सिद्धांत को देखोगे और सिलेबस उठा के देखोगे तो ये समाजशास्त्र में आपको नज़र आएंगे, ये आपको लोक प्रशासन में नज़र आएंगे, ये आपको राजनीति विज्ञान में नज़र आएंगे, ये आपको फिलॉसफी में नज़र आएंगे। तो एक प्रकार से आपको मैक्स वेबर बहुत जगह नज़र आएगा। और इसी कारण मैक्स वेबर की जो भूमिका थी, वो योगदान था, वो बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में बन जाता है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि मैक्स वेबर की भूमिका पूरा आप देखोगे तो ये जर्मनी में पैदा हुए और इन्होंने संगठन की संरचना और शासन के अध्ययन में क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था एक प्रकार से। और आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की इन्होंने नींव जो है रखी थी। और नौकरशाही में इनका जो आदर्श प्रारूप है वो अपने आप में आज भी महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक चीज़ मैं सभी स्टूडेंट से जो जिक्र करना चाहूँगा वो ये है कि जो पॉइंट्स हैं वो हो सकता है कि मेरी स्लाइड्स में बहुत ज़्यादा नज़र ना आए आपको। इन पॉइंट्स को आप लोग अपनी बुक से और दूसरे जो पैरामीटर्स हैं जहाँ से भी आप लोग पढ़ते हैं वहाँ से और डिटेल से इसको देख लें। नौकरशाही की हम लोग परिभाषा यदि देखें तो वैज्ञानिक संगठन के तौर पर माना जाता है। और नौकरशाही एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें कार्य का विभाजन होता है, पदानुक्रम होता है, निष्पक्ष नियम होते हैं, उनका पालन किया जाता है। शक्ति और अधिकार की हम लोग बात करें तो यह व्यवस्था अधिकारी और कर्मचारी के बीच शक्ति संबंधों की जो शक्ति संबंध है उनकी स्पष्ट रूप से व्याख्या करती है। यहाँ अधिकार पद पर आधारित होता है, व्यक्ति के आधारित नहीं। और औपचारिक रूप से नियम होते हैं। देखिए, नौकरशाही में जितने भी कार्य होंगे वहाँ स्पष्ट लिखित नियम होंगे, कानून होंगे, प्रक्रिया होंगी और उसी के आधार पर कार्य होगा। अब आप सब जानते हो कि माना कि ज़मीन की रजिस्ट्री करानी है तो ज़मीन की रजिस्ट्री के लिए नियम बने हुए हैं, है ना। चाहे यूआईटी से कुछ अप्रूव करवाना है तो उसके लिए नियम बने हुए हैं। आप एक प्रकार से देखोगे कि कोई आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, वो भी एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, वहाँ भी नियम बने हुए हैं। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपकी भर्ती के नियम अलग है, एज अलग है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग है। ये सारी चीज़ें जो है ना बेसिकली नौकरशाही का ही हिस्सा है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देखिएगा। अच्छा, जो नौकरशाही के मूल तत्व है, एलिमेंट्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी है, उसको थोड़ा सा आप लोग डिटेल से देखिएगा। पद सोपान यानी पदानुक्रम, जहाँ स्पष्ट कमांड चेन होती है एक प्रकार से, मतलब ऊपर से जो ऑर्डर आता है। जैसे माना कि हम हमारे यहाँ भी आप देखोगे कि यदि चीफ सेक्रेटरी ने कोई ऑर्डर दिया तो सारे कलेक्टर्स उसको मानेंगे। और जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कोई ऑर्डर देता है तो सारे एसडीएम उसको मानेंगे। एसडीएम कोई ऑर्डर देता है तो तहसीलदार उसको मानेगा। इसी प्रकार से पुलिस में आप देखोगे तो डीजीपी ऑर्डर देता है तो उसको सारे एसपी मानते हैं, हालांकि बीच में बहुत हायरार्की है। फिर डीवाईएसपी उसको मानते हैं, फिर उसके नीचे इंस्पेक्टर मानते हैं, सब इंस्पेक्टर मानते हैं, एएसआई मानते हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट कमांड चेन है, लिखित नियम और कानून है, यानी औपचारिक कुछ मानक होते हैं। विशेषज्ञता होती है नौकरशाही में, ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है एक प्रकार से। योग्यता आधारित है, ये ध्यान रहे, इट इज़ द क्वालिफिकेशन बेस्ड। ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी कर ले, ये क्वालिफिकेशन होती है और फिक्स क्वालिफिकेशन होती है, उस पर आधारित होती है। निष्पक्षता होती है, तटस्थ निर्णय प्रक्रिया होती है, मतलब कोई किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं होता है। हालांकि कुछ कमियां ब्यूरोक्रेसी की होती है जिनको आगे भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं उनके बारे में। नौकरशाही में जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है पदानुक्रम। बहुत स्पष्ट रूप से ये उल्लेख है, प्रत्येक पद के अधिकार जिम्मेदारियां जो है स्पष्ट रूप से परिभाषित होती है। इसमें निचले स्तर के अधिकारी ऊपर के स्तर के अधिकारियों के प्रति जो है जवाबदेह होते हैं। लिखित नियम और कानून जो है संगठन के चलाने के एक प्रकार से बेस होते हैं। इसमें व्यक्तिपरक जो डिसीजन होते हैं उनसे बचना चाहिए और बचा भी जाता है। विशेषज्ञता और विशिष्ट योग्यता के आधार पर जो है अधिकारियों की नियुक्ति होती है। और निष्पक्षता यह सुनिश्चित एक प्रकार से करती है, ध्यान रहे, यदि नौकरशाही एक प्रकार से न्यूट्रल नहीं है ना तो वो उस नौकरशाही को प्लान्ड ब्यूरोक्रेसी नहीं कहा जाता है। अच्छा, नौकरशाही के गुण जो है मैक्स वेबर ने क्या बताए,
देखो, औपचारिक अधिकार होते हैं, यानी बिल्कुल फॉर्मल वे में सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी अधिकार का स्रोत कानून है, लॉ है और प्रोसेस है। ठीक है, और ये तीन चीज़ें आप लोगों को रटनी है कि यानी बेस ऑफ अथॉरिटी क्या है, ये मतलब लॉ है, रूल्स हैं और इसके अतिरिक्त प्रोसेस है। व्यक्तिगत और संस्था विभाजन होता है, यानी अधिकारी अपने व्यक्तिगत जीवन को और आधिकारिक भूमिका को बिल्कुल अलग अलग रखते हैं। स्पष्ट कार्य होता है, देखो प्रत्येक पद की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। आप अपने यदि कॉलेजों में ही बात करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि टीचिंग की पोस्ट अलग होती है जहाँ शिक्षक पढ़ाते हैं, क्लर्क अलग होते हैं और प्रिंसिपल अलग हो गया, या हेड मास्टर अलग हो गया, क्योंकि उनका काम फिर प्रबंधन का हो गया। ठीक है, जो दस्तावेज होते हैं वो बिल्कुल लिखित होते हैं। ये आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान में रखें और बहुत इम्पोर्टेंट भी है ये चीज़। तो वेवर का जो योगदान है ना वो काफ़ी महत्वपूर्ण अपने आप में इसी मामले में बन जाता है। अच्छा, नौकरशाही के जो प्रकार है ना उसको मैं अलग वीडियो में आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा, इसलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सिर्फ नौकरशाही के जो लाभ है ना उसे ही साझा करूँगा। क्योंकि दो वीडियो मैंने इसके ऊपर इसलिए बनाए क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था ये, और मैं नहीं चाह रहा था कि इसमें मिक्सअप हो और आप लोगों को कोई नुकसान हो। तो मैक्स वेबर का जो नौकरशाही का सिद्धांत है उसमें प्रकार को मैं थोड़ा सा अलग रखना चाह रहा हूँ। नौकरशाही की परिभाषा, तत्व आपने देख लिया, गुण आपने देख लिए, लाभ आप देखोगे कि लाभ क्या होता है, इससे कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, संचार स्पष्ट होता है, मानकीकृत जो है स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस होती है, दूरदर्शिता होती है, लिखित नियम होते हैं, स्पष्ट प्रक्रियाओं से संगठन में पारदर्शिता और जवाबदेहिता बढ़ती है, पदानुक्रम की संरचना सुनिश्चित करती है। कई चीज़ें हैं जो नौकरशाही में बहुत महत्वपूर्ण हैं और नौकरशाही की व्यवस्था के अनेक फ़ायदे भी हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से याद की करके जाइएंगे। अच्छा, दोनों जो स्लाइड्स हैं इनको मिक्स करके आप लोग पढ़ोगे तो शायद ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा। नौकरशाही की चुनौतियाँ क्या होती हैं, एक तो औपचारिकता बहुत ज़्यादा हो जाती है, कठोर नियम होते हैं, लाल फीताशाही होती है और फ्लेक्सिबल नहीं होती है। देखिए, नियमों के प्रति काफ़ी एक प्रकार से रिजिडता होती है नौकरशाही में। मानवीय भावनाओं की उपेक्षा कई बार हो जाती है और नवाचार में बाधक होती है। एक प्रकार से फाइल को बहुत महत्वपूर्ण देते हैं ये लोग। एक चुनौती ये भी है कि करप्शन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। औपचारिकतावाद, भाई भतीजावाद, रेड टेपिज्म जिसको लाल फीताशाही बोलते हैं, संसाधनों को अपव्यय, कठोर नियम, ये सारी चीज़ें जो है इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। आधुनिक युग में देखा जाए तो बहुत परिवर्तन हुए हैं, डिजिटल चेंजेज आए हैं, पेपरलेस ऑफिस बन गई है, ऑनलाइन हो गई है, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रशासन में आई है, ऑटोमेटिक प्रोसेस हो रही है, कई चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर चीज़ें हो रही है। तो कुछ परिवर्तन पिछले कुछ दिनों में हुए हैं। जटिल सामाजिक संरचना में ये बहुत काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि नौकरशाही जो एक जटिल सामाजिक संरचना है वह जो समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य कर रही है। सिद्धांत की प्रासंगिकता आज भी है क्योंकि आप देखोगे कि नौकरशाही की कई विशेषताएं अभी भी समाज में विद्वान है। भविष्य में काफ़ी चुनौतियां हैं, इनको लेकर के हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आप सभी को शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू बच्चों।